हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। इससे पहले एक अध्याय 1, 2, 3 के सभी व्याख्यान और लेक्चर वीडियो तथा उसके जो प्रश्न उत्तर वीडियो है उन सबों को हमने अपलोड कर दिया है। जिन भाई को, जिन विद्यार्थियों को इन सभी वीडियो को देखना है और ज्ञान प्राप्त करना है तो जाकर इस चैनल को यानी समाज वाटिका चैनल को आप खोलें और उसे देखें। उसमें सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है और इन सभी प्लेलिस्टों में से आप जाकर इसे खोलें और देखें। तो आज हम अध्याय नंबर 4 को देखेंगे। 4 में है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। लेकिन आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें तथा जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उन वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो सीधे चलते हैं इसके अध्याय पर। यह अध्याय नंबर 4। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों में, संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप में इसके पश्चात आने वाले शासन अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो इन अनुच्छेद से इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि मुगल शासक का जो शासन पद्धति था वह काफ़ी प्रभावशाली था जो आज तक देखने को मिलता है। ये चित्र एक लाल किला, यह लाल किला का यह व्यू है जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां जो चीन और मध्य एशिया के बीच के भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे तथा पिता की ओर से वे ईरान, इराक,
एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, के वंशज थे। तो स्पष्ट हो गया कि मंगोल वंश और इधर तैमूर के वंश, यानी दोनों के वंशज थे। एक वंश के माता और दूसरे वंश के पिता के कारण जो है दोनों वंशों का नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। परंतु अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए कि क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंश होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी मंगोल अपने आप को अधिक, यानी चंगेज खान की अपेक्षा तैमूर के वंशज पर, यानी उनके वंशज होने पर अधिक गर्व महसूस करते थे, क्योंकि तैमूर का कारनामा कुछ अलग ढंग का था और चंगेज खां का कारनामा अलग ढंग के, यानी वह एक हत्यारा था। वह नरसंहार करने के लिए उनका नाम काफ़ी, यानी इतिहास में नरसंहार के लिए उनका नाम जो है काफ़ी बदनाम है। अतः वैसे बदनाम वंश के साथ किसी भी व्यक्ति को उससे जुड़ना पसंद नहीं है। अतः मुग़ल भी चंगेज़ खां के साथ अपना नाम जोड़ना नहीं चाह रहे थे या नहीं चाहते थे। वे लोग हमेशा तैमूर वंश से अपने नाम को जोड़ते थे तथा उनके वंश के होने पर काफ़ी गर्व का अनुभव करते थे। आगे इसमें दिया हुआ है, उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। इधर दिया हुआ है चित्र 2 मुगल फौज अभियान का। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर, यानी मुगल का भारत में किस प्रकार आगमन हुआ और कैसे अपना साम्राज्य को स्थापित किए, इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रथम मुगल शासक बाबर, यानी 1526 से 1530 तक उनका कार्यकाल रहा, ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 साल की थी। मंगोली की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। चित्र नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है। 16वीं शताब्दी से के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो यह जो है वह तोप का यह दृश्य है। यह सभी तोप है जिसका प्रयोग पानीपत के पहले लड़ाई में किया गया था। यह चित्र मानचित्र 1 अकबर के शासन 1605 का यह दिया हुआ है। जहाँ तक इसका फैलाव है, इसका यह व्यू, यानी यह जो मानचित्र है, इस व्यू से स्पष्ट हो जाता है।
आगे इसमें दिया हुआ है उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की परंपरा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद का जो तरीका है वह? तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि दोनों में आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है। इधर दिया हुआ है इधर बॉक्स में दिया हुआ है राजपूत के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की माँ कछवा की रानी थी। जहांगीर की माँ कछवा की रानी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। और दूसरा, शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आगे के अनुच्छेद के लिए दूसरे वीडियो में।